हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियो आएंगी जो आपके आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए भोजन के घटक। अब भोजन के घटक से ही आपको सबसे पहले एक स्पष्ट हो रहा होगा कि भोजन के जो भी तत्व हैं, जो भी उनमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले भोजन के घटक की बात करें। अब आपको भी पता है कि हम रोज़मर्रा के जीवन में अलग-अलग तरह का भोजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है चपाती, दाल, बैंगन या कभी-कभार जो मांसाहारी लोग हैं, वो मांस, मच्छी वगैरह या उनका सेवन करते हैं। तो सब अलग-अलग तरह का भोजन करते हैं, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं उन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का, जिनका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं और उन खाद्य पदार्थों में क्या-क्या पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सारणी दे रखी है 2.1 में, जैसे कि पंजाब और आंध्र प्रदेश दिखा रखा है। तो अ, हर एक स्टेट का या हर एक राज्य का अलग-अलग वहाँ का भोजन होता है, व्यंजन होता है। जैसे वहाँ की पंजाब में बात करें मक्के की रोटी और जो दाल वगैरह या जो मांस का जो व्यंजन है या राजमा वगैरह बनाते हैं। सब्जियों में जैसे सरसों का साग बनाते हैं जो वहाँ का प्रसिद्ध है। अन्य व्यंजन में जैसे दही घी जो हर जगह ही काम में लिया जाता है। ऐसे आंध्र प्रदेश की बात करें, जैसे वहाँ का मुख्य भोजन चावल है। दाल की बात करें तो अरहर की दाल है। सब्जियाँ की बात करें तो कुंदरू की सब्जी है। ऐसे मट्ठा है, घी है, अचार है। तो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पोषक क्या होते हैं? किसकी बात करते हैं कि पोषक क्या होते हैं? पोषक। अब देखिए पोषक, पोषक वे होते हैं जो हमारे भोजन में या हमारा भोजन बनाने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों का अपन यूज़ करते हैं ना, जिनका अपन उपयोग करते हैं, वे सारे के सारे जो आवश्यक घटक होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? पोषक। जैसे पोषकों में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है? और उसके अलावा रुक्षांश, जल, ये भी हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। तो ये सारे के सारे तत्व, ये सारे के सारे मुख्य पोषक तत्व जो हमारे शरीर को क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनके परीक्षण की। अब आपको भी पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, हमें नहीं पता। और प्रोटीन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये भी नहीं पता। इसलिए इन सब का वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक परीक्षण बनाया कि जिस परीक्षण के आधार पर हम इनको जांच सकते हैं। सबसे पहले परीक्षण करने से पहले मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट किस यूज में आता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट है ना, वो हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी यानी ऊर्जा। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में मांसपेशियों को क्या करता है? बनाने में कार्य करता है। और वसा भी क्या देता है? शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है? अब देखिए, परीक्षण करने के लिए हमें किस किस विलयन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आयोडीन का तनु विलयन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। इन विलयनों की अपन को क्या पड़ेगी? आवश्यकता। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और आयोडीन। ये तीनों के तीनों विलयन हमें अलग अलग किसके लिए आवश्यकता पड़ेगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं। अगर आपको परीक्षा में ये पूछे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में होती है या वसा में, तो तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा में, ठीक है? ऊर्जा दोनों से मिलती है, लेकिन दोनों में तुलना करें तो आप सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा के अंदर। अब देखिए, जो हमारे भोजन में जो शर्करा होती है ना, वो कौन से रूप में होती है? मंड या शर्करा के रूप में। मंड या शर्करा के रूप में हमारे भोजन में क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है? अब
इनको बनाने के लिए ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि जो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो अपन परीक्षण कर रहे हैं कि आयोडीन का जो तनु विलयन ले रहे हैं वो कैसे बनाएं, ये कोई नहीं पूछने वाला है। फिर भी आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कि टिंचर आयोडीन परख नली में थोड़ी आधा आधा परख नली में लेके उसको मिला के इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मंड के परीक्षण के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए। देखिए, जब भी कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं या कोई खाद्य या कच्ची सामग्री लेते हैं, उसकी अल्प मात्रा लेकर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, तनु आयोडीन विलयन क्या डालते हैं, तनु आयोडीन विलयन उसके ऊपर डालते हैं। तनु आयोडीन विलयन की कितने बूंदे डालते हैं, 2 से 3 बूंदे उसके ऊपर डालते हैं। और 2 से 3 बूंदे डालने के बाद में अगर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को अगर अपन देखते हैं, या तो क्या हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, या तो उसका कलर नीला, ठीक सॉरी, या तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है नीला या काला। अगर ऐसा उसका कलर हो जाता है उस खाद्य पदार्थ का या उस कच्ची सामग्री का, जब उसके ऊपर अपन किसका विलयन डालते हैं, तनु आयोडीन विलयन। या आपको परीक्षा में भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप बताओगे तनु आयोडीन विलयन। ठीक है, तो उससे उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला या काला, कलर भी आपको पूछ सकता है। अगर नीला या काला कलर हो जाता है तो अपन बता सकते हैं कि उसमें क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी खाद्य सामग्री हम लेते हैं अगर वो कैसी है, ठोस, कैसी है, कैसी सामग्री है वो, ठोस है, तो ठोस के लिए अपन क्या करेंगे, उसको पहले पेस्ट बनाएंगे, उसका चूर्ण बनाएंगे, चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर उसका पहले से ही चूर्ण बना हुआ है तो उसको अपन क्या करेंगे, परख नली में डाल लेंगे। और परख नली में डालने के बाद में 10 बूंद जल डालकर, यानी कुछ बूंदे उसके जल के डाल लेंगे परख नली में, और अच्छे से उसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद में हम उसमें क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा, क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, इन दोनों की 10 बूंदे तो डालेंगे कास्टिक सोडा और 2 बूंदे डालेंगे कॉपर सल्फेट। ये बूंदे डालने के बाद में हम परख नली को क्या करते हैं, अच्छे से हिलाते हैं। हिलाने के बाद में अगर कुछ समय बाद में हमें पता लगता है कि उसका कलर कैसा हो गया, उसका कलर हो गया बैंगनी कलर का, कैसा हो गया, बैंगनी कलर का। अगर वो बैंगनी रंग का हो जाता है वो खाद्य पदार्थ, तो हमें पता लगता है कि इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए मैंने आपको क्या बताया, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे और कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डालकर हम क्या करते हैं, परख नली को अच्छे से हिलाते हैं, और जब उसका कलर बैंगनी रंग का हो जाता है विलयन का, तो हमें पता लगता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब देखिए, मैंने आपको 2 परीक्षण बताए, एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक बताया प्रोटीन। अब बात करते हैं वसा के लिए परीक्षण। अब देखिए, वसा का परीक्षण बहुत एकदम आसान परीक्षण है। उससे पहले अपन को सारणी की बात कर लेते हैं। जैसे कच्चा आलू, हम हर एक का क्या कर सकते हैं, मंड का, प्रोटीन का, वसा का, सबका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि किसमें क्या उपस्थित है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बाद में हम बात कर रहे हैं वसा की। वसा के लिए अपन ने, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री को किसी पेपर के ऊपर लेते हैं, क्या लेते हैं, कागज़ के ऊपर लेते हैं। ठीक है, कागज़ के ऊपर लेने के बाद में, कागज़ पर लेने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको मलते हैं, कागज़ के ऊपर रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद में कागज़ को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। अगर कागज़ के ऊपर हमें कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं, कुछ तेल के सा धब्बा सा दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है, इसमें वसा उपस्थित है। तो ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, किसी वस्तु में प्रोटीन, वसा या मंड खाद्य पदार्थ हैं कि नहीं। तो ये तीनों पोषक पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये सारे के सारे खाद्य पदार्थों के परीक्षण हमने कर लिए। इसके अलावा हमारे भोजन में क्या क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे भोजन में विटामिन, खनिज
लवण जो भी हमारे शरीर को क्या करते हैं, विटामिन जो बहुत रोगों से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। खनिज लवणों की बात कर लें, कैल्शियम है, लोह है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। और भी बहुत सारे पोषक पदार्थ हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ पादप स्रोत दे रखे हैं जिसमें हम बात कर लें चावल, बाजरा, गेहूं, शकरकंदी, ये सारे के सारे क्या हैं, जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। और नीचे बी में क्या दे रखा है, मांस, मछली, अंडे, जो चित्र में दे रखा है, ये सारे के सारे क्या है, जंतु उत्पाद है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के स्रोत, यानी आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत हैं और कौन कौन से नहीं है। अब इसमें ए में देखिए चना, मूंग, मटर, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, यानी जितनी भी दालें होती है ना लगभग, और मटर वगैरह, ये इनमें सब में क्या होता है बेटा, प्रोटीन बहुत अच्छे से पाया जाता है। ठीक है, अब उसके अलावा हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में देखिए मांस, मछली, पनीर, अंडे, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसके अलावा विटामिन्स की। तो विटामिन्स में ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे के सारे क्या हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B2, B6, B12 बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। अब देखिए विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे मछली का तेल है, दूध है, गाजर है, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी किस में पाया जाता है, यकृत में। और जो भी साबुत अनाज होते हैं ना, उनमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन बी। और विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे अमरूद, मिर्च, संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमारे शरीर को मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मछली, अंडा, मक्खन, दूध, इनमें क्या होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए तो हमने शरीर भोजन के द्वारा ले लिया, लेकिन ये क्या करता क्या है शरीर में, ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी क्या करता है, ये हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जो खनिज लवण है उनकी बात, खनिज तत्व हैं उनकी बात की हुई है। जैसे जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत दे रखे हैं यहाँ पे, मछली है, पालक है, अदरक है। उसके अलावा फास्फोरस की बात कर लें, दूध है, केला है, मिर्च है, साबुत अनाज है। लोहे तत्व जिनमें पाए जाते हैं, जैसे जितनी भी हरी सब्जियां हैं, सेब है, यह करते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, लोहे तत्व। कैल्शियम की स्रोत की बात कर ले तो जैसे आपने भी अपने घर में देखा होगा, अपनी माता जी या अपन को सब बोलते रहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दूध। उसके अलावा अंडा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। अगर हम सुबह के टाइम पे उचित मात्रा में सूर्य के प्रकाश को हमारे शरीर पर गिरने देते हैं तो हमें क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। हमारी जो त्वचा है वो विटामिन डी का क्या करती है, निर्माण करती है। अब उसके अलावा एक होता है आहारी रेशा। क्या होता है, आहारी रेशा। आहारी रेशा, ये जो आहारी रेशा है ये क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में रेशों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके अलावा जल की भी आवश्यकता होती है। तो आहारी रेशे क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को कोई न तो कोई ऊर्जा प्रदान करते हैं, नहीं न तो ऊर्जा प्रदान करते हैं और न ही रोगों से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है ना, उस भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनकी सहायता से हमारे शरीर में जो अपच भोजन होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन है, उसको वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
कहाँ निकाल देते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आहारी रेशे हो गए जिनको हम किस नाम से जानते हैं? रुक्षांश। उसका उसका दूसरा नाम क्या है? रुक्षांश। इसको रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार आपकी परीक्षा में आपको पूछ ले रुक्षांश क्या होते हैं, तो हम बता पाएंगे कि रुक्षांश आहारी रेशे होते हैं जो हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने पढ़ ही लिया, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब जो भी पोषक तत्व है ना जिसमें आहारी रेशों की बात करते हैं वो हमने कर ही ली। उसके अलावा जो जल है, ये जल क्या करता है कि बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, जैसे मूत्र या पसीने की सहायता से, या जल और किस माध्यम से हमारे शरीर में, जैसे अपन सीधा डायरेक्ट पानी को पीते हैं उससे हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। उसके अलावा जो बहुत सारी सब्जियां हैं, जो कच्ची फल फ्रूट वगैरह हैं या कच्ची सब्जियां हैं, उनको हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, उनको उनका जूस बना के या शरीर में उनको डायरेक्ट ही खा लेते हैं, तो उससे हमारे उसमें जो सब्जियों में पानी वगैरह होता है वो हमारे शरीर को मिल जाता है। ठीक है, उससे भी हमारे शरीर में क्या हो जाती है, जल की पूर्ति हो जाती है। अब देखिए संतुलित आहार, इसको आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। संतुलित आहार का मतलब ये होता है वे खाद्य पदार्थ या वे आहार जो एक स्वस्थ मनुष्य को सही उचित मात्रा में पोषक पदार्थ प्रदान करें, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हों, उचित मात्रा में उपस्थित हों, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। यानी उसमें विटामिन्स भी हों, उसमें खनिज लवण भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, यानी हर एक तरह का तत्व है जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार। तो देख लीजिए नाम से प्रतीत हो रहा है संतुलित, यानी जो बिल्कुल संतुलित हो, ऐसा भोजन, ऐसा आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार। अब हम बात करते हैं अभावजन्य रोग की। किसकी? अभावजन्य रोग की। अब देखिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे जो आजकल के नौजवान युवा हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बाहर का बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हमारे शरीर को सारे विटामिन प्रोटीन्स वगैरह मिल रहे हैं। उनसे क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उनके पेट बाहर निकलने लग जाता है, तो वो सारी के सारी वसा युक्त खाने लग जाते हैं, तली हुई चीज़ें खाने लग जाते हैं। उनको शरीर को ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व उनके शरीर को मिल नहीं पाता है। अगर ऐसे लंबे समय तक ऐसे भोजन का वो ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिनको अपन अभावजन्य रोग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अभावजन्य रोग कौन कौन से हैं। उसके लिए इस चैप्टर की सबसे जो इम्पोर्टेंट सारणी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां से हर एक परीक्षा में कभी न कभी सवाल पूछ ही लेता है। जैसे अपन बात करते हैं विटामिन्स की, इन विटामिन्स में एक न एक सवाल हर एक परीक्षा में अपन को देखने को मिलता है। जैसे बात करें विटामिन ए की, अब देखिए विटामिन ए क्या करता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कम दिखाई देने लग जाता है। और दृष्टि कैसी हो जाती है, कमजोर। रात में भी क्या हो जाता है, कम दिखाई देने लग जाता है। या कभी कभार क्या होता है, पूरी तरह से हमें दिखना ही बंद हो जाता है। बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिससे अपन को कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, जिनमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में भी क्या हो जाते हैं, कमी हो जाती है। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। अब एक चीज ध्यान रखिए, बी बेरी बेरी, यानी दोनों बी बी से शुरू हो रहे हैं तो इससे थोड़ा लॉजिक से अपन इसको याद भी कर सकते हैं। सी स्कर्वी, ये इसमें भी सी का सा सेंटेंस आ रहा है, इसमें भी इसमें सी का बोलने में आ रहा है, तो इसको अपन इस तरह से याद कर सकते हैं। विटामिन सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी। तो सी क्या होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। अगर उचित मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन सी नहीं मिलता है तो मसूड़ों से क्या निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। उसके अलावा घाव भरने में भी अधिक समय का लगना, कभी कभार हमारे चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है, तो वो जो घाव हुआ है उसको भरने में भी क्या लग जाता है, अधिक समय लग जाता है। बात करते हैं विटामिन डी की। किसकी बात करते हैं, विटामिन डी की। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, अस्थियां मुलायम हो जाती हैं,
ठीक है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में, ठीक है? जो हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। अब हम खनिज तत्वों की बात कर लेते हैं जैसे कैल्शियम, आयोडीन, लोह है। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती है? अस्थियाँ और दंत क्षय, मतलब दाँत दाँत धीरे-धीरे झड़ने लग जाते हैं या दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, अस्थियाँ मुलायम हो जाती हैं। तो इसलिए कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दंत क्षय होने लग जाता है। आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? घेंगा या गाइटर। इसमें क्या होता है कि घेंगा रोग में होता क्या? गला फूल के मोटा हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। तो ये और अगर बच्चों में होता है तो बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है, यानी मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं। इसलिए आयोडीन की बच्चों में कभी भी कमी नहीं होने देनी चाहिए। अब बात करते हैं लोहे की। लोहे तत्व की कमी से क्या होता है? अरक्ता आ जाती है, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है? ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। थैंक यू।